Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi, UGC NET and GATE qualified, not only qualified but also taught for the GATE students as well as NET students। और अभी मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ RPSC प्रोग्रामर के सिलेबसेस के डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर यह देखने का प्रयास करेंगे कि जो RPSC के थ्रू निकला हुआ प्रोग्रामर का एग्ज़ाम है, उन्होंने अपने सिलेबसेस में क्या क्या डाला है, क्यों डाला है और हम इसे किस तरह से पढ़ने वाले हैं। राइट, तो RPSC प्रोग्रामर, अगर मैं इसकी बात करूं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये टॉपिक निकाला हुआ है RPSC प्रोग्रामर, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोग्रामर की पोस्ट, और ये लगभग 200 प्लस है, 218 के आसपास रखा हुआ इन्होंने प्रोग्रामर। ठीक है, ये पोस्ट इन्होंने निकाला हुआ है और इनके सिलेबसेस के बारे में हम देखेंगे। और ये सिलेबसेस हम कितने आवर्स में कवर करेंगे, ये ऑलमोस्ट हमें 100 आवर्स में कवर करेंगे। कितने आवर्स में? 100 आवर्स। और 100 आवर्स कहने का मतलब टोटल टाइम अगर मैं काउंट करता हूँ तो इट विल बी टेक ऑलमोस्ट ऑफ 2.5 मंथ्स। तो ऐसा क्या है सिलेबस में कि सर आप 2.5 मंथ्स में इसे कंप्लीट कर लेंगे। राइट, ये आपके लिए एक क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्रामर, RPSC प्रोग्रामर ने किस तरह से सिलेबस को बांटा है। तो इन्होंने सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है? इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है। कौन कौन सा पार्ट बांटा है? सबसे पहले उन्होंने पेपर 1 रखा है। पहले हम बेसिक डिटेल्स के बारे में देखेंगे। पेपर 1 रखा है इन्होंने। राइट, फिर इन्होंने पेपर 2 रखा है। राइट, पेपर 2 रखा है, पेपर 2 रखा है। राइट, ये पेपर 2 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्होंने पेपर 2 इस तरह से रखा है तो हम इसको पेपर 2 रखा है। पेपर 2 में इन्होंने क्या क्या सिलेबस रखा है और पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस रखा है, अगर मैं उसके डीप एनालिसिस में जाऊं तो इन्होंने सबसे पहले पेपर 1 में जो चीज़ रखा है उसका नाम है बेसिक एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में। अगर मैं बात करूं, इसको कहते हैं रीजनिंग टेस्ट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके क्लास 10th के तक के पढ़े हुए चीज़ों को टेस्ट करने वाले हैं। रीजनिंग टेस्ट करेंगे आपका इसमें, फिर एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे। इसी में अगर मैं देखूं तो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। तो इसको इन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस बोला। क्या बोला है? न्यूमेरिकल एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ठीक, और थोड़ा बहुत इन्होंने करंट अफेयर्स की, भाई आप राजस्थान के बारे में कितना जानते हैं इस पोस्ट पे आने के लिए, तो आप करंट अफेयर्स भी रेडी करें। इन्होंने करंट अफेयर्स भी पेपर 1 में रखा है। ठीक है, करंट अफेयर्स, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं तो इनको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से बहुत प्यार है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इनको बहुत ही ज़्यादा प्यार है। ऑब्वियस सी बात है, आप प्रोग्रामर बन रहे हो तो RPSC, राजस्थान सरकार के जितने भी डेटा हैं उनको मैनेज करने के लिए ही तो प्रोग्रामर चाहिए। और मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे आप चीज़ों को कोड कर कर। तो आप अगर देखेंगे तो इन्होंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। तीसरी चीज़ें हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन्होंने तीसरा चीज़ क्या रखा है? कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क। ये 3 से सिलेबस जो है कंप्यूटर नेटवर्क, ये इन्होंने 3 टॉपिक जो है रखा हुआ है पेपर 1 के अंदर 400 मार्क्स। कितने मार्क्स के लिए? 400 मार्क्स। सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो पेपर 2 में इन्होंने टोटल जो रखा हुआ है वो 2 ही सब्जेक्ट रखा है इन्होंने, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ईजी नहीं है। पहला सब्जेक्ट जो इन्होंने रखा हुआ है, हम इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर, अगर कंप्यूटर साइंस की भाषा में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट होता है। ठीक, और लेकिन आपके जो बुक में लिखा हुआ है, जो आपके सिलेबसेस में, RPSC के सिलेबसेस में लिखा हुआ है, वो है आपको सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसको क्या बोलते हैं? ये सिस्टम एनालिसिस। ठीक है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन। ठीक है, अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं तो इन्होंने लिखा है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इन्होंने क्या बोल दिया है?
प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। और इनको किस पे काम कराना है आपको? इन पे काम करवाना है जावा पे, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। और इस पे कहाँ पे आपको कौन से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं? ये जावा प्रोग्रामिंग सेक्शन से। किसकी? तो जावा प्रोग्रामिंग सेक्शन की, ठीक है। इनमें भी इन्होंने 100 मार्क्स का रखा है, ये भी यहाँ पे कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। अब क्वेश्चन ये उठता है, और ये आपको दोनों ही एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ ही आप इसको देख पाएंगे। तो वो हमें हमारे एक अलग डिस्कशन है। फिलहाल तो हम ये देख लेते कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए जानते हैं। रीजनिंग, टेस्ट, न्यूमेरिकल एंड ये जनरल पेपर है। इसको अगर आप काउंट करना चाहेंगे तो दिस इज़ अ जनरल पेपर। ये कौन सा पेपर है? जनरल है। अगर आप 10th क्लास तक कितना अच्छा पढ़े हुए हैं, ये जनरल टॉपिक्स है, ये जनरल टॉपिक्स। ये आपका कोर टॉपिक हो जाता है, ये आपका कोर टॉपिक हो जाता है, और ये आपका कोर टॉपिक होता है, राइट। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ ये एक और वर्ड जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी ये लोग मेंशन करते हैं। तो मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा कम्युनिकेशन तो मैं इसको इसके अंदर ही मानता हूँ कि भाई जब तक आप डेटा कम्युनिकेशन जो है वो आपका फिजिकल लेयर की पढ़ाई है। कौन सी लेयर की पढ़ाई है? फिजिकल लेयर की पढ़ाई। तो ये लोग एक्सप्लिसिटली लिखते हैं कि बच्चे कहीं छोड़ ना दे, तो इस वजह से वो इस चीज़ों को रखते हैं, ठीक है। ठीक, डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो हम इस दोनों टॉपिक के बारे में बड़े प्यार से पढ़ने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप सर इसको किस तरह से, कितने आवर्स में, जैसे आपने 50 आवर्स लिखा हुआ है, तो मैं अभी बता दूं, इसमें आपको हम टोटल जो टाइम लेंगे वो लेंगे इसमें ऑलमोस्ट 40 आवर्स। कितने आवर्स जाएंगे इसमें अपने? 40 आवर्स। ये 40 आवर्स में इसको हटा के, ये जो जनरल पेपर है इसको अभी एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, ये एक्सक्लूड करके, क्योंकि ये अथाह है, ये अनंत है। रीजनिंग आप कितना बनाएंगे? हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे पाएंगे। तो मैं इसको और इसको मिला करके 40 आवर्स बोल रहा हूँ, और ये जो टाइम आपका रहेगा ये मिला करके आपको 50 आवर्स है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और प्रोग्रामिंग जो है वो 50 आवर्स का टाइम लेगा आपको। और जो 10 आवर्स हैं वो हम यहाँ पे खर्च करेंगे। जो 10 आवर्स हम कहाँ पे खर्च करेंगे? 10 to 20 आवर्स कहेंगे सर, वो एडजस्ट कर लेंगे 10 to 20 आवर्स, क्योंकि इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं, हम कॉन्सेप्ट्स देंगे और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस डिस्क्राइब करेंगे। तो ये हुआ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें कि कितने आवर में आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं इन प्रोग्रामर्स, ठीक है। अब हम डिटेल्ड एनालिसिस की तरफ अगर चलते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भाई हम डेटाबेस मैन, पहले तो कंप्यूटर डेटाबेस मैन सिस्टम में क्या क्या सिलेबस आपके कवर किए गए हैं। ये जनरल पेपर है, इसके लिए हम बाद में डिटेल पे देखेंगे पहले। और ये इन्होंने सिंपली लिख दिया है कि भाई रीजनिंग टेस्ट तो बचपन से आप बनाते आ रहे हैं। आपने अगर बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी किया है 10th क्लास, ये मैक्सिमम 10th क्लास तक पूछते हैं, 10th क्लास से ज़्यादा का कॉन्सेप्ट ये कभी नहीं पूछता है। बाद बाकी आप न्यूज़पेपर कितना अच्छा पढ़ते हैं उसके हिसाब से आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये वाला जो कोर सेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और भी मन में आता है कि सर इतने 4 ही, सब कंप्यूटर साइंस में इतने सारे टॉपिक्स थे, इन्होंने 4 ही टॉपिक क्यों रखे हैं? तो देखिए, एक प्रोग्रामर को क्या आना चाहिए? एक प्रोग्रामर को सबसे पहले तो प्रोग्राम करना आना चाहिए। तो इन्होंने प्रोग्रामिंग रख दिया है, किसका? तो जावा का। एक प्रोग्रामर को क्या आना चाहिए? प्रोग्रामिंग करने के लिए आना चाहिए, तो जावा। अब प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करेगा तो वो किसको कनेक्ट करेगा? वो करेगा डेटाबेस को कनेक्ट। किसको करेगा? तो डेटा। तो इन्होंने ये सिलेबस रख दिया, बिल्कुल बेसिक सिलेबस रखा हुआ है। अब जब आप डेटाबेस को मैनेज कर लेंगे तो ये डेटाबेस आप कहाँ पे भेजना चाहेंगे? कहीं क्लाउड पे रखना चाहेंगे, किसी को मेल करना चाहेंगे, किसी को इन्फॉर्म करना चाहेंगे। अब बड़े बड़े डेटास को भेजने के लिए मुझे कहाँ पे भेजना होगा? डेटा कम्युनिकेशन पे, राइट। आप कहीं नेटवर्क पे जाएंगे, ड्राइव पे डालेंगे, सर्वर पे डालेंगे, तो हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब इन सब के बाद जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे फिजिबिलिटी एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस देखते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर उसके डिज़ाइन करने कोडिंग करते हैं, फिर यूनिट टेस्टिंग होता है, पूरा इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग होता है, फिर उसका मेंटेनेंस होता है। तो फाइनली इन तीनों को करने के बाद ये वाला सेक्शन जो है ये कम्प्लीटली आपको आना चाहिए। इसीलिए एक प्रोग्रामर के लिए इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, आप इसमें अगर
अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। आपका 1 हिट अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आपको एक बार में प्रोग्रामर का एग्जाम निकल जाएगा। तो हम फटाफट इसके डिटेल सिलेबसेस के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है नहीं, तो उसके आधार पे हम चलते हैं डिटेल सिलेबस पे, ठीक है। तो डिटेल सिलेबस में सबसे पहले हम लोग आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, जो हमारा सबसे पहले वाला टॉपिक था, ठीक है। हम आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, मतलब DBMS की तरफ। तो DBMS में जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्होंने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ DBMS रखा है। क्या रखा है? बेसिक्स ऑफ DBMS। अगर मैं बेसिक्स ऑफ DBMS की बात करता हूँ तो जो बेसिक्स ऑफ DBMS की बात करता हूँ तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि भाई इसका विजुअलाइजेशन क्या है, ठीक है। उन्होंने डेटा मॉडल्स की बात की है। ER बेसिक्स में क्या क्या आता है आपको? ER डायग्राम आता है, डेटाबेस मॉडल्स आते हैं, जो DBMS के मॉडल्स है, YDBMS आता है, राइट। ये YDBMS, क्यों हम DBMS पढ़ रहे हैं, इसमें कौन कौन से व्यू होते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ इसके मॉडल्स, जो बेसिक मॉडल्स होते हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से इसमें मॉडल्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। ये पढ़ने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई हम किस तरह के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ये सब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस, किसके बारे में? रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। कौन से? रिलेशनल, जिसमें टपल्स के बारे में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है वो रहता है हमारा SQL, क्योंकि यहाँ से वो भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे। इनके क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप ये अच्छे से करके जाते हैं तो आपके 30-40% क्वेश्चन बड़े आराम से आएंगे। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एप्लीकेशंस ऑफ SQL भी पूछा है इन्होंने, एम्बेडेड SQL भी पूछा हुआ है, और इन्होंने जो इंटरनल RDBMS भी जो है, RDBMS जो मैंने रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला है, इसके डीप ट्रांजैक्शंस के साथ साथ इसमें जो पूछा गया चीज़ है वो ये है कि भाई ये चीज़ें पढ़ने के बाद आप मुझे ट्रांजैक्शंस के बारे में भी बताओ। जो ट्रांजैक्शंस में हम पढ़ेंगे कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं, ट्रांजैक्शंस होने के लिए बेसिक एंड फंडामेंटल नियम क्या क्या हैं। अगर मैं उसकी बात करूं, जैसे आप ट्रांजैक्शन प्रोसेस में कंकरेंसी कंट्रोल क्या होता है, रिकवरी मैनेजमेंट क्या होते हैं, ट्रांजैक्शन मॉडल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और लॉक बेस्ड सिस्टम्स क्या होता है। क्योंकि हम जहाँ पे सीरियलाइजेबिलिटी जब पढ़ते हैं, सीरियलाइजेबल किसी चीज़ को करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शंस किस तरह से प्रोसेस होगा तो उसमें कौन कौन से सीरियलाइजेबिलिटी होते हैं वो सब पढ़ना है। कॉन्फ्लिक्ट है, व्यू सीरियलाइजेबल है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मेनली जो चीज़ें रहती है वो आपको ER एंटिटी रिलेशन मॉडल, ठीक है, मॉडल मैंने वहाँ लिख ही दिया है। DBMS हमें क्यों चाहिए, किस किस तरह का व्यू होता है। तो ये अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूँ तो मुझे इसमें 20 आवर्स जाएंगे। इसमें कितने आवर्स जाएंगे? 20 आवर्स मुझे लगेंगे ही लगेंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे 20 आवर्स इसमें लगेंगे, और इससे कम में आपका काम नहीं चलेगा। अगर डिटेल भी देखेंगे तो यहाँ इसमें हमें जो SQL है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और जो सबसे ज़्यादा नंबर हमारे पास जो ईजिली वे में आएंगे वो यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहीं पे आपको नॉर्मलाइजेशन एक टॉपिक होता है, नॉर्मलाइजेशन से वो घुमा फिरा करके बहुत सारे क्वेश्चंस, नॉर्मलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस वो घुमा फिरा करके पूछ लेते हैं। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक के ऊपर, ठीक है, हम आते हैं अब सेकेंड टॉपिक के ऊपर, और वो जो टॉपिक है वो है आपका वो है आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक्चुअली इन्होंने 2 पार्ट्स में बांट दिया है। कंप्यूटर नेटवर्क्स इन्होंने नहीं बोला है, इन्होंने साथ में बोला है कि भाई मुझे आप कंप्यूटर नेटवर्क के अलावा डेटा कम्युनिकेशन भी दीजिए। तो अब हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई अब ये डेटा कम्युनिकेशन अगर आप सेपरेट करके बोल रहे हैं तो हम डेटा कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, कम्युनिकेशन को एंड, यहाँ पे एंड करके इन्होंने लिखा है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप अलग अलग कवर करके बताएं। देखिए डेटा कम्युनिकेशन जो है, जब हम कंप्यूटर्स में नेटवर्क से बात पढ़ते हैं, जो फिजिकल लेयर होता है उसी के सारे पार्ट्स हम पढ़ते हैं कि भाई ये बताइए फिजिकल लेयर जो होता है उसी के टर्म्स में हम पढ़ते हैं। फिजिकल लेयर में जो चीज़ें होती हैं, जैसे किस तरह से सिग्नलिंग होती है, किस तरह से मेरा डेटा फ्लो होता है। तो अगर मैं डेटा कम्युनिकेशंस की बात करूं तो डेटा कम्युनिकेशन में जो आपके सेक्शंस आएंगे वो है आपको सिंपली बेसिक्स ऑफ कि ये सिग्नल क्या होता है, सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, सेंडर रिसीवर, फिर ये सिग्नल्स किस तरह से बनते हैं, कोडिंग क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट होता है,
तो इनके बारे में तो मैं एनालॉग टू डिजिटल कैसे कन्वर्ट होता है, मॉडर्न क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपके मोबाइल या सिग्नल्स में आते हैं, तो वो बेसिक्स के बारे में। जो हमारा यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपको लेयर। वो क्या होता है? OSI लेयर, ठीक है। और इस OSI लेयर के साथ साथ आपको TCP/IP मॉडल भी पढ़ना होगा, ठीक है। TCP/IP मॉडल भी पढ़ना पड़ेगा। और TCP/IP मॉडल्स में आपको जितने भी लेयर्स हैं स्टैक्स के, अगर मैं इसको स्ट्रिक्टली बोलूं तो जितने भी लेयर्स हैं, अगर मैं एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहा हूं तो भैया एप्लीकेशन लेयर के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूं तो एप्लीकेशन लेयर की आप मुझे सारी चीज़ें बताओ, इसकी फंक्शनैलिटी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी, इसकी फंक्शनैलिटी और इसके प्रोटोकॉल्स, फंक्शनैलिटी एंड प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये सब बताना रहेगा। इसी तरह से इन्होंने सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर को छोड़ दिया है। इनको ट्रांसपोर्ट लेयर से बड़ा प्यार रहता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और क्योंकि TCP/IP यहीं पे आते हैं तो सेम टू सेम इसकी फंक्शनैलिटी और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। इसी तरह से नेटवर्क लेयर में ये आपको हमेशा IP मॉडल्स, IP जो होता है IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, इसके बारे में बड़े आराम से पूछते हैं। फिर आपको डेटा लिंक लेयर होता है जिसमें बहुत तरह के फ्लो कंट्रोल्स, एरर कंट्रोल्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपने अलोहा सुना होगा, ठीक है, CSMA, CD, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल, AIMD सुना होगा, ठीक है, कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। और लास्ट में जो मैं फिजिकल लेयर की बात कर रहा हूँ, हम इस चीज़ को फिर से, फिजिकल लेयर को हम फिर से किस में लेके जाके पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम यहाँ पे। जो डेटा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा फिजिकल लेयर में ही आता है। अब इसमें ऐड ऑन रहता है कि इसमें डिवाइसेस कौन कौन से हैं, राइट, इसमें कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती है, इसमें डिवाइसेस कौन कौन सा यूज़ होता है, टोपोलॉजीज़ कौन कौन से यूज़ होते हैं, डिवाइसेस, टोपोलॉजीज़, ठीक है, लॉजीज़। फिर आपको क्या नाम है, कौन कौन सा लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, मैन क्या होता है, पैन क्या होता है, ये इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये मैं टोटल टाइम जो लूँगा, ठीक है, ये जो मैं टोटल टाइम लूँगा, या वैन क्या होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल डिटेल से मैं कहाँ पढ़ूँगा, यहाँ पढ़ूँगा। और जो टोटल टाइम लिया जाएगा इसमें, ये रहेगा ऑलमोस्ट 50 डिवाइड बाय, जैसे मैंने वहाँ 20 आवर्स बोला था, इसको भी हम 20 आवर्स में ही, टोटल 50 आवर्स मैंने बोला हुआ, 40 आवर्स बोला हुआ था, ये आपको जाएगा ऑलमोस्ट 20 आवर्स, क्योंकि ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, 20 आवर्स में ये हम कंप्लीट करते हैं। मैं एक बार सिलेबस पढ़ देता हूँ फॉर योर कन्वीनियंसेस। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, जिसमें ISO OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पैकेट स्विचिंग, जैसा मैंने स्विचिंग के लिए बताया कि भाई पैकेट और मैसेज स्विचिंग क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर, और जो मैंने लिंक लेयर जितने भी ये बताया है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर में कौन कौन सा काम होता है और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया फिजिकल डेटा लिंक लेयर में हमारे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं, जैसे अलोहा, मैंने जैसा कि बताया आपको, अलोहा होते हैं। फिर मैक होता है, ईथरनेट है, हाई स्पीड लैन्स है, टोपोलॉजी जैसे मैंने बताया फिजिकल लेयर में पढ़ेंगे। TCP/IP स्टैक के बारे में थोड़ा बहुत इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में बोला है, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। थोड़ा बहुत इन्होंने सिक्योरिटी के बारे में भी बोला है, तो वो हम सिक्योरिटी भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट पे, एंड दैट नेक्स्ट वाला पार्ट इज हमारा एक और पार्ट आता है, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मैं फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही लिख रहा हूँ, क्योंकि सिस्टम डिज़ाइन एंड एनालिसिस से ज़्यादा बेहतर मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपर आप जानते हैं, तो जो भी सिलेबसेस हैं यहाँ पे डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम इंजीनियरिंग, राइट, तो सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, राइट, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी को हमने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड मॉडल्स बोला हुआ है। आई थिंक मैंने ऑलरेडी पहले वाले पेपर में बता दिया है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम 2 सेक्शंस में पढ़ते हैं। पहले तो कौन से लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से लाइफ साइकिल मॉडल्स होते हैं, लाइफ साइकिल मॉडल्स। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्लासफुल, क्लासलेस मॉडल्स, लाइक आप जानते होंगे SDLC मॉडल, राइट, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। इसमें 2 चीज़ें होते हैं, क्लासफुल और इटरेटिव, क्लासफुल और इटरेटिव
ठीक है। इसके बाद होता है प्रोटोटाइपिंग, फिर होता है प्रोटोटाइपिंग, फिर होता है इवोल्यूशनरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे, फिर आपको आता है स्पाइरल मॉडल्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। फिर उसके स्टेजेस के बारे में, जो स्टेजेस होते हैं उसको 1 बाय 1 डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेजेस होता है। और स्टेजेस में टेस्टिंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, टेस्टिंग पार्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और कोडिंग वाला लास्ट में हम मेंटेनेंस। तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो मेंटेनेंस के बारे में, तो अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो इन्होंने सिलेबस में भी कुछ इसी तरह से रखा हुआ है। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जैसा मैंने बताया कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये इन्होंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, तो आप इसको कंफ्यूज नहीं होगा। एनालिसिस एंड डिज़ाइन, ये जो आपका यहाँ रखा हुआ है इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसमें हम, जैसे मैंने बताया कि सिस्टम कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, प्रोटोटाइपिंग के बारे में, फिजिबिलिटी, ये स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस जो मैं बता रहा हूँ, इसके 7 स्टेजेस मैंने बताया कि भाई फिजिबिलिटी पढ़ते हैं, फिर उसके जो भी स्टेजेस हैं, फिजिबिलिटी है, फिर उसके बाद उनके जो जो पॉइंट्स हैं वो हम सारे के सारे स्टेजेस के साथ कंप्लीट करेंगे। फिर स्टेजेस में के बाद उन्होंने सिस्टम प्लानिंग की DFD मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो इसी में डिज़ाइन आता है, तो वो डिज़ाइन मॉडल भी हम लोग देखेंगे। कौन कौन से बहुत सारे क्लासफुल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड डिज़ाइंस होते हैं। फिर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स के बाद टेस्टिंग बहुत सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डिज़ाइन में कौन कौन तरह के डिज़ाइंस होते हैं वो, ये इसलिए ये सबसे ज़्यादा क्या है, थियोरेटिकल। चूँकि मैं TCS में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ, तो इस वाले सेक्शंस को हम प्रैक्टिकली देख पाएंगे। कैसे देखेंगे? प्रैक्टिकली देख पाएंगे, ठीक है। तो हम ये चैप्टर जो है प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि भाई किस तरह से एक्चुअली कोड में, ताकि आपकी एक विजिबिलिटी बन सके। क्या बन सके? विजिबिलिटी। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है? प्रोग्रामिंग। लास्ट वाला टॉपिक कौन सा है? प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन तो जावा है, जो आपके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो 4th वाला पार्ट है, ठीक है, जो कोर सब्जेक्ट्स के, तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो कोर पार्ट्स है। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स में जो आपको दिया गया है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या है? ऑब्जेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि जावा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्या पढ़ना है? जावा पढ़ना है। तो ये एक अथाह समुद्र है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक अथाह समुद्र है जो हम लास्ट में कवर करेंगे। ये 20+ आवर्स के आधार पे जितना भी टाइम ले सकता है, 20+, हमें लास्ट में जितना भी टाइम होगा हम उसको कवर करेंगे। और कवर करने के साथ साथ, चूँकि ये जावा अथाह है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम धीरे धीरे अगर हैंड्स ऑन करेंगे तो चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहेगी। सिर्फ अगर थ्योरी तरह से पढ़ेंगे तो हम उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। बट ये आपके प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करेगी, आप कितना अच्छा प्रैक्टिस, क्योंकि मैं कोड करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इसमें कितना ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए होता है। तो कुल मिला करके ये चारों कोर सब्जेक्ट्स हम प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन डिस्कशन रहेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा, लगभग 3 महीने का टाइम रहेगा। अगर मैं अभी से क्लियर करता हूँ तो हमारे पास क्वेश्चन बैंक जो है वो अप टू योर एंड, क्वेश्चन बैंक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या मॉडल क्वेश्चंस हैं वो हम प्रॉपरली कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसको मैं खुद डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये बहुत इजी रहते हैं, ये 1 लाइनर क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये क्वेश्चंस बड़े इजी रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉडल जो मेरे दिए हुए क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम कवर करेंगे। तो इस तरह से मॉडल क्वेश्चंस, तो इस तरह से हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। और जो पेपर 1 रहेगा किसी स्पेशलिस्ट फैकल्टी या बहुत सारे, जैसे एप्टीट्यूड और मैथ्स मेरा काफ़ी अच्छा है, तो वो वाला सेक्शन भी मैं ही कवर करूँगा। जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है, कुछ बुक्स आपको दिए जाएंगे जिनसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीटली पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और हम चीज़ों को अच्छे से समझते हुए इस एग्ज़ाम को 100% गारंटी के साथ, क्योंकि मैं क्वेश्चन देख चुका हूँ इसकी, जो कि बहुत इजी रहता है, 100% गारंटी के साथ। ये मोदी जी वाला गारंटी नहीं है, ये रियल वाला गारंटी है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि गेट तो 5 बार क्वालिफाइड हूँ, नेट JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ, जितने भी एग्ज़ाम आप जो बोलते हो, RPSC आपके लेक्चरर क्वालिफाइड हूँ। तो उस सारे कोई एग्ज़ाम्स निकालने के बाद मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आपके ये सिलेबस अगर आपने कवर कर लिए हैं
तो एग्ज़ाम में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपने कॉन्शियसली उसको प्रिपेयर किया है तो गारंटी के साथ आपका रिजल्ट भी आएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, जस्ट गो सिट वेरी कॉन्शियसली फॉर 2 आवर्स एंड देन सी व्हाट एग्जैक्टली व्हाट थिंग्स कैन बी हैपन। तो आपको 2 पेपर्स रहेंगे, दोनों पेपर्स के मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे। दोनों क्वेश्चंस में, दोनों में आपको 100 मार्क्स के टोटल रहेंगे। टोटल 2-2 आवर्स दोनों पेपर्स में दिया जाएगा। अगर मैं सारे पेपर्स को देखूं तो मैं अगर पूरे पेपर्स को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं तो ये दोनों ही हैं। मैं इसमें 40 आवर्स जैसा आपको बता चुका हूं और इसमें आपको 50 आवर्स का आपको टोटल टाइम जाएगा। ये दोनों ही 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और दोनों में आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। कितने आवर का? 2 आवर्स। अब 2 घंटे में 120, ये अलग स्ट्रैटेजी होती है। तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ऑब्वियसली वो कोई क्वेश्चन टफ तो दे नहीं सकते, बिल्कुल 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो 100% आपको यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। और हमें ज़्यादा नहीं, अगर क्वेश्चन में इस 200 मार्क्स में अगर आप 150 प्लस क्वेश्चन करके आते हैं तो आपकी गारंटेड मार्क्स में अगर 150 करके आते हैं तो योर रिजल्ट विल बी ऑलवेज। और मैं 150 प्लस की तो गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो लेट्स सी, वी विल सी इन द कंप्लीट क्लासेस ऑफ ऑल द थिंग्स। ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।